अब इस पार्ट में हम देखेंगे, हमारे 3 कवि हो चुके थे। अब हमारे कवि नंबर चौथे पे आते हैं। तो जो चौथे नंबर के कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका क्वेश्चंस लगातार रिपीट होता रहता है। तो चलिए हम इनकी सबसे पहले 2 रचनाएं, भाषा शैली, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये सारी चीजें हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय किस हिसाब से आएगा? 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो हम सबसे पहले इनकी रचनाएं लिखेंगे, इसके बाद भाषा शैली लिखेंगे और फिर आखिरी में साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले हम उनकी रचनाएं लिखते हैं। तो उनकी रचनाओं में पहली है इनकी अनामिका, दूसरी है परिमल, तीसरी है गीतिका और चौथी है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ये हो गई इनकी रचना है, एक अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। ये इनकी क्या हो गई? 4 रचनाएं हो चुकी हैं। अब इनके बाद में हम पढ़ेंगे इनका भाव पक्ष और कला पक्ष। अब इनकी भाषा शैली में आएगा सबसे पहले भाव पक्ष और कला पक्ष। तो एक बार इनको याद कर लीजिए, अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ये 4 रचनाएं हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बार बार रटिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। अब इसके बाद हम इनकी भाषा शैली पढ़ेंगे। तो भाषा शैली में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा शैली। तो भाषा शैली में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या है समझिए। सबसे पहले इन्होंने भाव पक्ष में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रेम और सौंदर्य का मनमोहक चित्र, आकर्षक एवं अद्भुत वर्णन किया गया। आकर्षक एवं अद्भुत वर्णन है काय का प्रेम और सौंदर्य का। भाव पक्ष में क्या है? सबसे पहले प्रेम और सौंदर्य का आकर्षक एवं अद्भुत वर्णन किया है। प्रेम और सौंदर्य का मतलब होता है नायक एवं नायिका के जो भी आपस में बीच में जो भी बातचीत होती है, उसमें प्रेम और सौंदर्य की रचनाएं आती है। तो ये क्या होता है? इन्होंने आकर्षक एवं अद्भुत वर्णन किया है। इसके बाद में दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है। इन्होंने देशभक्ति के ऊपर भी काफी रचनाएं की हैं। तो ये क्या है? रचनाओं में देश प्रेम की भावना है। रचनाओं में देश प्रेम की क्या है? भावना है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा है इनका भाव पक्ष में, तीसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का मतलब होता है इन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। जैसे एग्जाम्पल 4, इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसमें ये बता रहे थे कि किस प्रकार वो एक नदी की नाव में बैठे हैं और वहां पर जो ऊपर आकाश चमक रहा है, उनके सितारे हैं वो पानी में ऐसे लग रहे हैं जैसे उसमें किसी स्त्री की साड़ी हो और चंद्रमा का मुख स्त्री का मुख लग रहा था। तो ये इन्होंने क्या किया कि उसका सजीव चित्रण किया है, यानी स्त्री की भांति प्रकृति का क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर और सजीव, अत्यंत
मधुर और सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो इसके बाद इनका क्या होगा, भाव पक्ष में प्रेम और सौंदर्य का आकर्षक एवं अद्भुत वर्णन है, राष्ट्रीयता की भावना है और प्रकृति का चित्रण है। ये इनका भाव पक्ष हो चुका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब हम इनका कला पक्ष में देखते हैं, इन्होंने कला पक्ष में किस प्रकार से भाषा शैली का उपयोग किया है। तो कला पक्ष की बात करते हैं हम। तो कला पक्ष में भाषा शैली और किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, इन चीजों के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम कला पक्ष में लिखेंगे भाषा। तो भाषा में क्या है समझिए, तो भाषा में है इनकी भावानुकूल देश प्रेम से प्रेरित, देश प्रेम से प्रेरित भाषा थी। हिंदी के साथ साथ इन्होंने उर्दू, फारसी, बंगला शब्दों का भी प्रयोग किया है। बंगला शब्द का भी क्या किया है, इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनके बाद में भाषा के बाद हम लिखेंगे इनकी शैली। तो शैली क्या है, सरल और प्रभावपूर्ण शैली है। सरल और प्रभावपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण चुटीली, यानी सरल, प्रभावपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण मतलब ताने देने वाली, चुटीली मतलब एक प्रकार से थोड़ी सी इनमें चुटकुले टाइप का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये क्या हो गया, सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण और चुटीली शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद अलंकार की बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो आता है अलंकार है हमारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। इस प्रकार के अलंकारों का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। ये अलंकार तो आप लगभग सबके सेम कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई रचना करता है तो कहीं ना कहीं इन अलंकारों का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद आखिरी में हमारा बचा है साहित्य में स्थान। ये हमारा क्या होगा, कला पक्ष। इसमें क्या हो गई, भाषा हो गई है, इसके बाद में हो गई हमारी शैली, ये हो गई अलंकार, यानी हमारी ये तीन चीज हो गई है। अब हमारा आता है चौथे नंबर पे साहित्य में स्थान, यानी कि तीसरे नंबर का है ये साहित्य में स्थान। अब हम इसको अलग से लिखेंगे, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं। अब हमारा आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में वही आपको 3 पॉइंट रखना है, और 3 पॉइंट में और भी आपको मैं एक बार अच्छे से बता सकता हूं कि इनमें आप सब में कॉमन लिखना है, क्योंकि आएगा तो एक ही कवि परिचय, तो सबका साहित्य में स्थान लगभग 3-4 अच्छी प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आएगा तो एक ही कवि परिचय। तो साहित्य में स्थान में आप किसी का भी आए तो एक ही पॉइंट डाल सकते हैं। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जैसे उन्होंने हिंदी कविताओं को नई दिशा प्रदान की। हिंदी कविताओं को क्या प्रदान की, नई दिशा प्रदान की। उनकी रचनाओं तथा व्यक्तित्व ने उन्हें अधिक महान बनाया है। उनकी रचनाओं तथा व्यक्तित्व ने उन्हें अधिक महान बनाया
है। अपने हिसाब से साहित्य में स्थान में आप कुछ भी पॉइंट ऐड कर सकते हो और भी अच्छे प्रभावपूर्ण। तो ये हमारा साहित्य में इनका स्थान हो गया। ये हमारे चौथे नंबर के कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका हमने सबसे पहले रचनाएं पढ़ी, भाषा शैली पढ़ी, इसके बाद हमने पढ़ा इनका साहित्य में स्थान। ये हमारा इनका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे आते हैं अगले कवि जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में आए थे, तो हो सकता है इस बार ये फिर रिपीट हो। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, गोस्वामी तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी हमें दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में इनका स्थान लिखना है। तो सबसे पहले हम उनकी रचनाएं लिखेंगे। तो उत्तर में हम सबसे पहले लिखते हैं उनकी रचनाएं। तो रचनाएं हैं, यहाँ पर मैंने 4 रचनाएं ली हैं। सबसे पहले तो है श्री रामचरितमानस, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसके बाद में है दोहावली, कवितावली, गीतावली। दोहावली, कवितावली, गीतावली, तीनों में बली बली आ रहा है लास्ट में। दोहावली, कवितावली, गीतावली। इसके बाद में आ रहा है हमारा विनय पत्रिका। यानी कि हमारी 4 रचनाएं हैं, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हो गई। इसके बाद हम इनका देखेंगे भाव पक्ष, यानी कि भाषा शैली में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या है, इनका श्री रामचरित्र की प्रधानता रही है। रामचरित्र की प्रधानता रही, मतलब इसमें क्या है, इनके जो जितने भी काव्य हैं इनमें संपूर्ण काव्य में श्री रामचरित्र की प्रधानता रही है। चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, कवितावली, गीतावली, इनमें सब में ही श्री राम के चरित्र की क्या रही है, प्रधानता रही है। इसके बाद में दूसरा भाव पक्ष है इनका भक्ति भावना। श्री राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जो भक्ति काल है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, एक श्री राम भक्ति शाखा के कवि थे। तो ये श्री राम भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के मीराबाई, सूरदास, ये सब क्या थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे। और ये कौन से थे, ये थे श्री राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इसके बाद इनका भाव था लोक मंगल की भावना। इनका भाव क्या था, लोक मंगल की भावना। यानी तुलसी के काव्य का प्रमुख आधार लोक मंगल की क्या रही है, भावना रही है। वो कहते हैं कि उनकी एक चौपाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब जो दूसरे का हित से बड़ा कोई सा भी धर्म नहीं होता है। यानी जो गरीब लोगों का हित करता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो यही उनका भाव है, लोक मंगल की भावना तुलसीदास जी के काव्य का क्या रही है, आधार रही है। ये हमारा उनका भाव पक्ष हो गया। इसके बाद हम इनका कला पक्ष देखेंगे, फिर लास्ट में इनका क्या देखेंगे, साहित्य में स्थान देखेंगे। याद रखें इनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी के कारण इन्हें विश्व में बहुत प्रसिद्धि मिली है। तो चलिए अब हम इनका कला पक्ष देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनका हम कला पक्ष देखेंगे। तो कला पक्ष में क्या है समझिए। सबसे पहले कला पक्ष में इनका भाषा, अलंकार और छंद, ये 3 चीज आती हैं। तो हम सबसे पहले इनका कला पक्ष देखेंगे। तो हमारा दूसरे नंबर पे पॉइंट आ रहा है हमारा क्या, कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकी भाषा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाषा। इन्होंने अधिकतर अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि अवधी और ब्रज भाषा का मतलब ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहां पे श्री राम भगवान का जन्म हुआ है। और श्री राम भगवान को हम अवध के राजा भी बोलते हैं। तो वहां पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो अवधी है। तो इन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा का अधिक क्या किया है, प्रयोग किया है।
ब्रजभाषा का अधिक क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद में फिर दूसरा आता है इनका शैली। तो इनकी जो शैली है वो है प्रबंध शैली, गेय पद शैली और इनसे पहले जितने भी कवियों ने जितनी भी शैलियों का प्रयोग किया, इन्होंने लगभग सारी शैलियों का प्रयोग किया। तो इसको बोलते हैं क्या, संपूर्ण पूर्ववर्ती शैली, या फिर आप आदि शैली का प्रयोग, आदि का प्रयोग इस प्रकार लिख सकते हो आप। इसके बाद अगला है हमारा अलंकार। अगला क्या है हमारा, अलंकार। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जो तुलसीदास जी हैं इनके काव्य इतने प्रसिद्ध और बड़े बड़े हैं, जैसे श्री रामचरितमानस है, इसमें लगभग सारे रस, सारे अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। चौपाइयां, सोठा, ये सारी चीजों का प्रयोग किया है। तो हम इनके अलंकारों का, जो जितने अलंकार आपको याद है लगभग सबका नाम लिख सकते हो। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार का क्या किया है, इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ जो पॉइंट हमारा बचा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो बचा है हमारा साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान को हम देखते हैं, साहित्य में स्थान को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनका है, ये लोक कवि हैं, इनके काव्य से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। ये कैसे कवि हैं, लोक कवि है। लोक कवि का मतलब होता है इनने जनसाधारण के विषय में भी, उस टाइम का जो समाज था उसके विषय में भी लिखा है। तो ये कैसे कवि हैं, लोक कवि है, इनके काव्य से जीने की कला भी सीखी जा सकती है। इसके बाद हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, प्रेरणादायक रचनाएं हैं और श्री रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के कैसे कवि है, श्रेष्ठ कवि हैं, और प्रेरणादायक इनकी रचनाएं हैं, और श्री रामचरितमानस इनका विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसी के कारण ये विश्व प्रसिद्ध कवि है। और इनकी प्रत्येक रचनाओं में श्री राम जी के चरित्र का गुणगान किया गया है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कवि थे हमारे। इस प्रकार हमारा जो कवि परिचय वाला जो लेक्चर था ये हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। हमने यहाँ पे कवि परिचय 5 कवि लिए हैं, टोटल 6 कवि हैं। एक कवि को हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपने 5 कवि को पहले बहुत अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। हमने इस प्रकार नोट्स तैयार किए हैं कि आपको यहाँ से इनके अलावा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसके बाद इन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद हमारे हिंदी में अगला जो टॉपिक आएगा उसके भी हम आपको बहुत अच्छे से जो शॉर्ट टाइप के और बिल्कुल सरल भाषा में जो नोट्स रहेंगे वो उपलब्ध कराएंगे। आप बस रेगुलर क्लास को लेते रहिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है।